हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो टेस्ट हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट, यानी कि हम लोग का पीसीटी थर्ड, उसका फिजिक्स का डिस्कशन होने जा रहा है। पेपर आप लोगों ने दिया होगा, पेपर अच्छा था और उम्मीद है आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन से। क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है, यहाँ पर एक फिगर दिया है और क्वेश्चन में ये हाइट h है, कैपिटल ये है कैपिटल H। क्वेश्चन में बताना है देन द हाइट ऑफ P एबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से P का हाइट कितना होगा। मतलब कि हमें क्वेश्चन में P का हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हाइट बतानी है, ठीक है ना। P की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी। तो टार्सुलेस प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर जो होल है, एक P पे एक Q पे, उसके कारण जो रेंज है इसको x माने तो दोनों का रेंज यानी x की वैल्यू सेम है। ये तभी होगा जब ग्राउंड से अगर ये x h है तो ऊपर से ये हाइट सेम होना चाहिए। तो नीचे से यानी कि यहाँ पर ग्राउंड से जो हाइट होगी वही हमारी ऊपर से हाइट अगर इक्वल होगा तभी हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा, रेंज सेम होगा। तो x दोनों में सेम है। फॉर x सेम रखने के लिए हमारी जो हाइट होगी वो क्या होनी चाहिए, सरफेस और ग्राउंड से हाइट सेम होना चाहिए। अगर ये h है तो यहाँ से ये वाला h होना चाहिए, ठीक है ना। हमको बताना है P से ग्राउंड का हाइट, ये हमने h डैश मान लिया, ये हमने h डैश मान लिया। क्वेश्चन में h डैश निकालना है, h डैश निकालना है। तो पूरी हाइट हमारी है h, पूरी हाइट हमारी h है, ठीक है ना। तो पूरी हाइट जो है वो h डैश प्लस h के बराबर है। h डैश का वैल्यू निकालना है तो h डैश बराबर h माइनस स्मॉल h। तो ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहले का थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक ऑफ वाटर is 3P where P is atmospheric pressure। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर मान लेते हैं कोई लिक्विड भरा हुआ है और जो लिक्विड भरा हुआ है तो बॉटम में बोला गया है कि जो प्रेशर है बॉटम पे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट A हो तो यहाँ का जो प्रेशर है, इस बॉटम पे जो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका हाइट मान लो h है, h रो जी है ना, h रो जी। तो ये हमारा बॉटम पे प्रेशर का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है ये प्रेशर की जो वैल्यू है इक्वल टू 3P है, जहां पर P जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3P के बराबर, जहां पर P जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है उसी को इन्होंने P बोला है। तो इसको हम लोग जो A पे प्रेशर आया है, A पे जो प्रेशर है उसका वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या मान लें, P। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग P मान लें क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू P है प्लस h रो जी। तो ये पूरा वैल्यू जो है वो 3P के बराबर है क्वेश्चन में। अब बोला गया है कि इसमें से पानी अगर होल कर दें और पानी निकल जाए और वाटर का जो लेवल हो जाए वो 1/5 यहाँ से वाटर निकल जाए और टिल द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 1/5। जब यहाँ से पानी निकल जाएगा तो वाटर का जो लेवल बचेगा वो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ से 1/5 यानी कि h/5 जो लेवल था पानी का वो यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। इफ द वाटर इज ड्रॉन आउट टिल द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 1/5 देन द प्रेशर एट द बॉटम, हमको बताना है प्रेशर अब बॉटम पे कितना होगा। तो अब हाइट कितनी बची, ये हाइट हमारी h माइनस h/5 बची है ना। 5 यानी 4h/5 हाइट हमारी बची। प्रेशर निकालना है तो P डैश इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। अब एच की जगह पर हम लोग 4H/5 रखेंगे, 4H/5 रो जी रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग प्रेशर का जो वैल्यू है उसको देख लें। ये जो P है इधर आके हो जाएगा 2P, तो यानी P की वैल्यू जो आ जाएगी वो H रो जी बाई 2 आएगी। तो यहां से वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा हमारा P की जगह पर हो जाएगा H रो जी बाई 2 प्लस 4H रो जी बाई 5, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, और एलसीएम हम लोग 10 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5H रो जी और 5H रो जी प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 5H रो जी प्लस 8H रो जी, 8 रो जी, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा 8 और 5 13/10 है ना। तो हमारे पास जो P डैश का वैल्यू आया वो आया 5 + 8 13H रो जी बाई 10, ठीक है। क्वेश्चन में हमें P के टर्म में लिखना है। P की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर देखो P का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, तो P बराबर हमारा आया, यहाँ से देखो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H रो जी बाई 2, H रो जी बाई 2, ठीक। तो यहाँ पर H रो जी की वैल्यू 2P हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिखोगे 13 × 2P/10, 2 से 10 कट गया तो 13P/5, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो पहले जो हमारा हाइट H है, बॉटम पे प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी जिसका वैल्यू 3P है, तो यहाँ से हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो P का वैल्यू आएगा वो H रो जी बाई 2 आएगा, तो यहाँ से P का वैल्यू H रो जी बाई 2 आएगा। जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और कितना निकल जाएगा, जब उसका हाइट 1/5 हो जाएगा यानी H/5, तो बॉटम पे अब प्रेशर आ जाएगा। हाइट जितनी हाइट तक वाटर होगा उतना हम लोग लेंगे। अब हाइट हमारी बची वाटर वाली H - H/5, तो प्रेशर का वैल्यू P प्लस यहाँ से वैल्यू रख के निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ए सर्कुलर वायर फ्रेम ऑफ रेडियस R इज डिप इन ए सोप सोल्यूशन। देखो जब भी सोप सोल्यूशन में होगा उसमें सरफेस डबल हो जाता है। When it is taken out a thin soap film is formed inside the frame। तो सर्कुलर वायर के लिए जो फोर्स की वैल्यू होती है वो हमारा 2πr के बराबर होता है, 2πr इंटू सरफेस टेंशन के बराबर होता है। लेकिन अगर सोप सोल्यूशन होगा तो सोप सोल्यूशन में जो लेयर बनेगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4πr इंटू सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो जब भी सोप बबल या सोप का भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग वैल्यू जो आती है उसको डबल कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए वायर कैन बी ब्रोकन बाई अप्लाइंग ए लोड ऑफ 20 किलोग्राम वेट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ट्वाइस द डायमीटर। डायमीटर अगर डबल कर दें तो हमें देखो जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसका वैल्यू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में अप्लाइंग ए लोड ऑफ 20 किलोग्राम वेट, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ ट्वाइस द डायमीटर। तो लोड का वैल्यू 20 है, तो लोड यहां पर फिक्स हो गया 20 किलोग्राम वेट। और बताना है जब डायामीटर को डबल कर दें, डायामीटर अगर हम लोग डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया प्रोपोर्शनल टू r², πr² होता ना, प्रोपोर्शनल टू डायामीटर का स्क्वायर। तो अगर हम लोग डायामीटर को डबल करेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया के बराबर होगा, और एरिया यहां पर क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स F के बराबर होगा। और F हमारा कितना है 20, तो 4 × 20 मतलब 80 किलोग्राम वेट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
A bar is subjected to equal and opposite forces as shown in the figure. PQ is a plane making angle theta with the cross section of bar. If the area of cross section be A, what is the tensile stress? देखो जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल जो फार्मूला होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और कौन सा एरिया, हमारा परपेंडिकुलर एरिया यहां पर लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स यहां पर कौन सा लगेगा, तो ये हमारा PQ के अलोंग है, तो यहां पर जो फोर्स होगा, देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहां पर देखें, इस पूरे को ऐसे मिला दें, इस वाले PQ को देखें, तो ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा। फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारा क्या होगा, इसके अलोंग वाला जो फोर्स होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। तो जो फोर्स हमारा यहाँ पर लगेगा, एक फोर्स देखो, ये हमारा फोर्स है, इस वाले लाइन पे फोर्स है, तो फोर्स का कंपोनेंट अगर देखें तो यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस PQ के परपेंडिकुलर में आएगा। इधर कंपोनेंट हम लोग करेंगे तो F cos थीटा और परपेंडिकुलर में F sin थीटा, तो ये वैल्यू आएगा हमारा, अगर ये F है तो इधर आएगा F cos 90 माइनस थीटा, है ना, और इस वाले परपेंडिकुलर में आएगा F sin 90 माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर फोर्स हमारा sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो परपेंडिकुलर फोर्स तो हमारा हो जाएगा F cos थीटा। एरिया आप देखें जरा भाई, एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इस के अलोंग एरिया क्या होगा, इस PQ के अलोंग एरिया क्या होगा, तो PQ के अलोंग जो हमारा एरिया है उसको APQ अगर लिखें तो APQ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, A cos थीटा, यानी APQ cos थीटा इक्वल टू A बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया PQ क्या हो जाएगा, एरिया PQ बराबर हो जाएगा A अपान cos थीटा। ठीक है ना, तो PQ के क्रॉस एरिया हमारा आ जाएगा, PQ के क्रॉस एरिया आ जाएगा, वो आ गया हमारा A अपान cos थीटा। cos थीटा ऊपर जाके हो जाएगा F cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई A, तो F cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई A, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हमें PQ के ऊपर पूछा गया है, PQ पे, तो PQ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर फोर्स निकालने के लिए हम लोग फोर्स को यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर जो आएगा वो F sin 90 माइनस थीटा मतलब F cos थीटा आएगा। ठीक है ना, फिर उसका एरिया निकालेंगे, PQ का एरिया, ये एरिया A है, तो PQ का एरिया इधर हो जाएगा, एरिया PQ इंटू कॉस थीटा बराबर A हो जाएगा, तो PQ का एरिया हो जाएगा A अपान cos थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट क्रॉस सेक्शन एरिया और इन द रेशियो 1:2 यूज टू सस्पेंडेड द सेम लोड। एक्सटेंशन निकालना है, एक्सटेंशन होता है डेल्टा L बराबर फोर्स अपान एरिया, तो ये इसको हम लोग स्ट्रेस से निकालते हैं। पहले फार्मूला देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। यंग हुक्स लॉ पढ़ते हैं, हुक्स लॉ में क्या पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है। स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया बराबर यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ मतलब एक्सटेंशन अपॉन इनिशियल लेंथ। तो डेल्टा L यानी एक्सटेंशन जो होता है वो होता है F इंटू L अपॉन Y इंटू A। ये हमारा एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ का फार्मूला हो गया, इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सटेंशन निकालना है। क्वेश्चन में मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब यंग मॉडुलस का वैल्यू सेम हो गया, लेंथ सेम है यानी लेंथ
सेम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे है और सेम लोड है यानी फोर्स सेम हो गया, तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक्सटेंशन का रेशियो निकालें डेल्टा L1 अपॉन L2, तो ये रेशियो आएगा A2 बाई A1। क्वेश्चन में A1 बाई A2 दिया है 1:2, तो A2 बाई A1 हो जाएगा 2:1। तो आंसर जो आएगा वो 2:1 का आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम one of its end stretched by attaching a weight of 200 Newton to the lower end. The weight stretched the wire by 1 meter. Elastic energy stored in the wire. तो यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी निकालना है, तो हम लोग को मालूम है जो एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर 1/2 F इंटू डेल्टा L के बराबर होता है। 1/2 फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन है और एक्सटेंशन यहाँ पर 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 जीरो, ये यानी कि 2 जीरो हट गया, 0.1 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइसोबारिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोबारिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग को मालूम है, जो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी के बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोलो या इलास्टिसिटी। अब बोला गया है आइसोबारिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम लोग लिक्विड में बात करें तो जो लिक्विड में चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोबारिक मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो, प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबारिक में ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी वो जीरो के बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। आइसोथर्मल एडियाबेटिक में हम लोग गामा पी के बराबर लिखते हैं और आइसोथर्मल में हम लोग पी के बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ यंग मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू बताना है, रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ वायर ऑफ यंग मॉडुलस वाई। कितना स्ट्रेस लगाएं कि उसका यंग मॉडुलस डबल द लेंथ ऑफ वायर ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस की वैल्यू डबल हो जाए। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो स्ट्रेस से डिसाइड नहीं होगी, स्ट्रेस के इनवर्सली स्ट्रेस के वो डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर यंग मॉडुलस की वैल्यू डबल करना है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यंग मॉडुलस का वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट होगा, यानी यहाँ पर वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर आएगा 9th में वो हमारा वाई ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो यंग मॉडुलस है वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा। यंग मॉडुलस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल बदलोगे तो यंग मॉडुलस का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है, वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ हाइट h, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिलरी। फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है भाई कैपिलरी में। तो जो हमारा h आता है वो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g के बराबर होता है। cos थीटा यहाँ पर हम लोग का एंगल है, कॉन्टेक्ट एंगल। अब क्वेश्चन में g पे डिपेंड करेगा, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर हाइट विल बी लेस देन h। जुपिटर पे हाइट का वैल्यू लेस देन h होगा, यानी कि g का वैल्यू जुपिटर पे कितना होगा, मून पे होता है g/6, है ना। तो g का वैल्यू कम होने से h का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया, हमको बताना है फॉल्स, तो पहला सही है, हाइट विल बी लेस देन h।
तो हाइट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो पहला तो सही है। इन ए लिफ्ट मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हाइट इज लेस देन एच। लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो यहां पर जो g होगा, इफेक्टिव g जो आएगा वो g प्लस ए होगा। g का वैल्यू यहां पर बढ़ जाएगा तो h का वैल्यू कम हो जाएगा। हाइट इज लेस देन h, ये भी सही है, तो दूसरा भी सही है। ऑन द सरफेस ऑफ मून हाइट इज मोर देन h, g की वैल्यू मून पे कम होती है तो h का वैल्यू ज्यादा होगा, ये भी सही है। इन ए लिफ्ट मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाए, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाए तो g का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव g, तो g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगा g माइनस ए। g की वैल्यू यहाँ पर कम होगी तो h की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर लेस दिया है, ये गलत हो गया, लेस नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। तो 3 सही है, चौथा वाला गलत है। चलो अगला देखते हैं। When charge is given to a soap bubble, किसी भी सोप बबल को चार्ज देने पे उसका क्या होता है, साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ता है। तुमने पढ़ा है C बराबर, सोप बबल है ना स्फेरिकल, तो अगर C बराबर देखें तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज देने से R रेडियस बढ़ेगा, तो चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो तो इंक्रीज इन साइज हो जाएगा, साइज बढ़ता है भाई। इन ए लैमिनर फ्लो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब, तो हमें मालूम है कि जो लैमिनर फ्लो होता है उसमें जो सबसे नीचे होता है, जो एकदम सरफेस पे होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो रेस्ट में होता है। और धीरे धीरे ऊपर जब जो जाता है, तो तुम अगर किसी पानी को देखो और लैमिनर फ्लो यानी लेयर के फॉर्म में जो लेयर चलती है, तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब, तो जो सबसे नीचे होगा तुम्हें लगेगा कि वो लगभग रेस्ट में है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 13, द लोअर एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब टचेज ए लिक्विड हुज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90, द लिक्विड राइज करेगा कि फॉल करेगा, तो अगर H इक्वल टू हम लोग देखें 2t cos थीटा R रो G, cos थीटा यहाँ पर क्या रख दो 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, H बराबर क्या आएगा 0, H बराबर 0, ना तो फॉल करेगा ना तो राइज करेगा, इसका मतलब नाइदर राइजेस नॉर फॉल इनसाइड द ट्यूब। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कॉन्टेनिंग वाटर, व्हेन आइस मेल्ट the temperature falls from 20 to 40 डिग्री। तो हमें बताना है लेवल क्या होगा। तो देखो भाई, जो आइस होता है उसका वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड, वॉल्यूम ऑफ जो आइस है उसका वॉल्यूम मेल्ट होने के बाद कितना रहेगा, इक्वल टू उतना ही रहता है जितना यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये हम लोग आर्किमिडीज में पढ़ते हैं। और ये ठीक है ना, तो जो वॉल्यूम जितना भी वाटर मेल्ट होगा उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो जितना वाटर वहां पर हटाया गया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इसके कारण इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अगला, लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल एनर्जी U स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, तो U प्रोपोर्शनल टू होता है या U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने 2 से कितना कर दिया 10 यानी 5 टाइम्स किया, तो एनर्जी की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 टाइम्स हो जाएगा, तो 25 U के बराबर हो जाएगा। तो 2 से 10 कर दिया गया, कितने गुना हुआ 5 गुना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ए मेटल वायर इज ए फर्स्ट स्टेज बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, जब भी किसी मेटल वायर को हम लोग स्ट्रेच करें इलास्टिक लिमिट के बाहर, तो इलास्टिक लिमिट अगर क्रॉस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक बन जाएगा। और प्लास्टिक में पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन उसका साइज
फाइनल लेंथ जो होगा वो ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ होगा। तो ये ग्राफ हुक्स लॉ में जो ग्राफ बना है वहां पर इलास्टिक लिमिट बनी होती है जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पर अगर हम लोग स्ट्रेस हटा दें तो वापस अपने शेप में लौट आता है, वहां तक के रेंज को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट अगर क्रॉस कर गया तो अब वापस दोबारा फिर से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, यानी का उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो प्लास्टिक कहलाएगा। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आंसर इसका 4th होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ वाटर टैंक, ब्लॉक इज प्रेस टू बॉटम ड्यूरिंग द प्रेस, वर्क डन इज इक्वल टू। वर्क डन किसके बराबर होगा? अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो पूछा गया वर्क डन इक्वल टू, तो जो वर्क डन होगा जब प्रेस करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा। तो अपथ्रस्ट के कारण वर्क डन अगेंस्ट अपथ्रस्ट, वर्क डन अगेंस्ट अपथ्रस्ट लगेगा और जो पोटेंशियल एनर्जी उसका लेवल क्या होगा? नीचे हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 18। द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज 9.1 इंटू 10 की पावर 8। क्वेश्चन में बताना वॉल्यूम इज डिक्रीजेज बाई 0.1% हो तो हाइट का वैल्यू निकालना है। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर को एच रो जी से लिखा जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम 0.1 अपॉन 100। ठीक है ना। बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 9.1 इंटू 10 की पावर 8 बराबर हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 एच डेंसिटी जो होती है वाटर की 10 की पावर और जी की वैल्यू 9.8 रख दो अपान 0.1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे एच का वैल्यू, तो जो एच लगभग आएगा 93 के पास, 93 आएगा। पूछा है कि अप्रॉक्स में कौन सा वैल्यू होगा, तो 93 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो लगभग में वैल्यू 100 लिख सकते हो, लेकिन सॉल्व करोगे तो लगभग 93 आएगा। फॉर ए कांस्टेंट हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ऑन ए ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम एंड बल्क मॉडुलस, अभी पढ़ा, जो बल्क मॉडुलस होता है वो -p अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा, यानी कि डेल्टा वी बाई बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बी। तो यह ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है 20। वेसल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, हाउ डज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल चेंज इफ द एलिवेटर मूव्स अप। अगर ऊपर की ओर जाए विद कांस्टेंट एक्सेशन ए, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर इक्वल टू होगा पी नॉट प्लस एच रो जी, जी की जगह होगा जी प्लस ए, तो कितना चेंज हो जाएगा? एच रो जी ए, तो इंक्रीज बाई एच रो ए के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, तो आंसर होगा सी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 22। इन ए कैपिलरी ट्यूब डिप इनटू लिक्विड एंड द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड एंड आउटसाइड आर सेम, इनसाइड एंड आउटसाइड आर सेम, देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइट है वो अगर 2t cos थीटा लिखें एच रो आर रो जी, तो अगर ये एंगल कितना हो जाए, cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो h में कोई चेंज नहीं आएगा, लेवल जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब एंगल हमारा कॉन्टैक्ट एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 23। टू वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। दो छोटे वाटर ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, दो ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होगी। कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? अगर इसका रेडियस स्मॉल आर माने और इसका रेडियस कैपिटल आर माने, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी
एनर्जी जो रिलीज होगी उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस टेंशन अगर टी हो n का पावर 1/3 -1 से निकालेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 आंसर जो हमारा आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, n की जगह 2 का पावर 1/3 -1, तो ये आंसर आता। लेकिन चूंकि केवल एनर्जी पूछा है तो लिबरेट करेगी। 1 पॉइज इक्वल टू, देखो जो 1 पॉइज जो है वो हमारी यूनिट होती है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और ये हमारी जो यूनिट है वो सीजीएस में यूनिट होती है, सीजीएस में। इसकी जो एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पॉइजूली, पॉइजूली होती है ना, पॉइजूली। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है हमारी पॉइज। पॉइज और पॉइजूली में जो रिलेशन होता है 1 पॉइज इक्वल टू 10, 1 पॉइजली इक्वल टू 1 पॉइजली इक्वल टू 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज होता है, 10 पॉइज के बराबर होता है। तो 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 पॉइजूली होता है ना, पॉइजूली, पॉइजूली के बराबर होता है ना। तो 1/10 यहाँ पर अगर आंसर देखें तो कौन सा आएगा। और यूनिट पे भी ध्यान दो, यूनिट हमारा जो होता है हम लोगों ने कोफिशिएंट एफ बराबर जो पढ़ते हैं ईटा आर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो यहां से जो फोर्स इसकी यूनिट आती है वो हमारी यूनिट अगर हम लोग देखें तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं इसको न्यूटन, जो इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इनटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा यूनिट होता है न्यूटन इनटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को पॉइजूली बोलते हैं। अब न्यूटन को हम लोग किलोग्राम फोर्स में अगर लिखें, ये वैल्यू हमारा किलोग्राम फोर्स है, इसको न्यूटन में बदलने के लिए जी से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है ना, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। तो अगर ये वैल्यू न्यूटन में बदलेंगे तो यहाँ पर 10 लिख दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 1/9.8 यानी कि 10 के बराबर हो जाएगा। ये यूनिट इसलिए नहीं लिखोगे कि यहाँ पर जो यूनिट है ये गड़बड़ लिखी है, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड लिखा है, ये नहीं होगा। यूनिट जो होगा वो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ये आंसर सही होगा। और जो वैल्यू आएगा 1/10 पॉइजूली, और पॉइजूली को हम लोग क्या लिखते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन है, पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस अपरेंट वेट ऑफ द वुड विल बी। तो अगर कोई भी वाटर पे कोई वुड जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अपरेंट वेट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, यहाँ पर इंक्रीज होगा। h इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई h r रो जी। तो h और r में इनवर्स का रिलेशन है, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या h इंटू r बराबर कांस्टेंट, h इंटू r बराबर कांस्टेंट, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 27, लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट। लिक्विड कब राइज करेगा, जब थीटा का वैल्यू, थीटा इज लेस देन 90 हो। तो थीटा का लेस देन 90 होगा तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मतलब होगा कि हाइट बढ़ेगी। थीटा इज ग्रेटर देन 90 में लेवल जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर 90 होगा तो लेवल सेम रहेगा। तो तीन बात ध्यान रखना, लेस देन 90 तो लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, ग्रेटर देन 90 तो ये फॉल करेगा, और 90 के बराबर
नाइदर राइज नायर फॉल। तो 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाइदर राइज नॉर फॉल। तो ये हम लोग एंगल याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज 0.03 वर्क डन। तो वर्क डन जो होता है वो हमारा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया या एरिया यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि ये सोप सोल्यूशन है तो ये ध्यान रखना है, सोप सोल्यूशन में जो एरिया होता है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो फार्मूला 2 इंटू टी के बराबर होगा 2। सरफेस टेंशन का वैल्यू क्वेश्चन में 0.03 और एरिया जो है सरफेस वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 इंटू 10 का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया का वैल्यू बदल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 80 और ये लगभग वैल्यू आ जाएगा 2.4 है ना। तो 2.4 इंटू 10 की पावर -4। तो आंसर सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29। इफ द राइज इन द हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर 0.6 एंड 2.2 रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ट्यूब, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, H1/H2 बराबर R2/R1 होता है। हमको R1/R2 लिखना है क्वेश्चन में, R1/R2 इक्वल टू H2/H1 हो जाएगा। H2 की वैल्यू 2.2, H1 की वैल्यू 6.6, 1/3, 1:3 इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो आंसर आ रहा है वो हमारा फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 2 वायर A and B shown in the figure made of same material and have radius RA and RB. Block between them has mass M. When the force F is equal to M/3, one of the wire breaks. वायर का ब्रेक होगा, ये फोर्स है हमारा mg/3। तो हम लोग मान लेते हैं इस पे जो टेंशन लगेगा TB लगेगा, इस पे जो टेंशन लगेगा TA लगेगा। टेंशन A पे जो लगेगा TA इक्वल टू होगा, इसको बोलेंगे स्ट्रेस है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स इस पे लगेगा, तो इस पे फोर्स इसके वेट के बराबर लगेगा mg/A, mg/A। ये हो गया mg, A की जगह पर लिखेंगे πRA का स्क्वायर, ठीक। B पे चलो टेंशन का वैल्यू निकालें, तो B पे जो टेंशन आएगा वो 3 mg/3 प्लस mg है ना, ये दोनों मिलके लगेगा। तो यहाँ पर ये हमारा टेंशन, ये जो लिख रहे हैं वो टेंशन की वैल्यू लिख रहे हैं, एरिया भी नहीं आएगा। तो A पे जो टेंशन होगा वो mg होगा और जो B पे टेंशन होगा mg/3 प्लस mg के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 4 mg/3, ये टेंशन हो गया, ठीक है ना। स्ट्रेस की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है ब्रेक कब होगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू ये हो जाएगा फोर्स यानी कि टेंशन अपॉन एरिया। तो टेंशन जिसका ज्यादा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस 1 का निकालें। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ A इक्वल टू टेंशन ऑफ A mg अपॉन एरिया πRA का स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ B का निकालेंगे तो यहां पर फोर्स आएगा 4 mg/3 अपॉन एरिया πRB का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर रेडियस पे भी डिपेंड करेगा फोर्स पे। अगर हम लोग यहां पर दोनों का रेडियस सेम माने तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा होगा, B का। तो B पहले टूट जाएगा अगर फोर्स यहां पर कंसीडर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि रेडियस अगर दिया हो तो क्या होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, ब्रेकिंग फोर्स उसमें ज्यादा, ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। तो एरिया अगर कम होगा, पहले में दिया है एरिया A का ज्यादा B का कम, तो कौन सा टूटेगा, A का एरिया ज्यादा है तो B टूटेगा, तो पहला वाला गलत हो गया।
ए विल ब्रेक बिफोर बी, ए विल ब्रेक बिफोर बी इफ एरिया ऑफ ए इज लेस देन, अब एरिया जो है इसका रेडियस जो है ए का बी से अगर कम होगा तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसका ज्यादा होगा तो यहां पर देखो 2 अगर आर रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4, 2 आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर 4 आ जाएगा और ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसका वैल्यू बढ़ेगा वो टूट जाएगा यानी सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाला यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, तो मान लेते हैं यहां पर एक रॉड है, इस रॉड को 2 वायर के साथ, एक वायर हमारा इधर लगा है, एक वायर इधर लगा है, और इस दोनों रॉड से एक यहां पर एक रॉड को सपोर्ट में ऐसे लगा दिया गया, ये रॉड है, ये वाला जो वायर है इस ये हमारा सीलिंग है, ठीक है ना, इस वाले का ये हमारा टोटल लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर हो गया, ये 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया दोनों वायर जो है इक्वल लेंथ के हैं और एंड पे दोनों पे बांध दिया गया और यहाँ पर एक सपोर्ट से लगा दिया गया। ये वाला जो वायर है वो हमारा स्टील का वायर है, ये हमारा स्टील है, और ये वाला जो वायर है वो ब्रॉस का वायर है। स्टील वायर का जो एरिया है 0.1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो इसका एरिया है वो हमारा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब बोला गया along the rod at which distance a weight may be hung to produce equal stress। क्वेश्चन में दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है। चलो मान लेते हैं कि जो स्टील है उसके वहां से x दूरी पे एक वेट हम लोग नीचे लगा रहे हैं, ठीक है, कहां से, ये हमारा स्टील वाला जो वायर है उससे x दूरी पे एक वेट लगा रहे हैं जिससे दोनों में स्ट्रेस सेम होगा। ये हमारा ब्रॉस वाला वायर है, तो क्वेश्चन में आंसर स्टील से बताना है, ब्रॉस से, हमने स्टील से निकाल रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेस सेम होने के लिए मतलब स्ट्रेस हमारा ए में और इक्वल टू स्ट्रेस हमारा बी में सेम होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स यहाँ पर टेंशन लगेगा टी ए, यहाँ पर टेंशन लगेगा टी बी, ठीक है, तो टेंशन ए अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पर दिया है 0.1 इक्वल टू टेंशन बी अपॉन एरिया 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो टी ए बराबर टी बी बाई 2 यहाँ पर आ गया, टी ए बराबर टी बी बाई 2। अब देखो यहाँ पर तो 2 फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, हम लोग क्या निकालने, इस टॉर्क, तो ये हमने O मान लिया, टॉर्क अबाउट O, 2 फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, O के अबाउट निकालेंगे, एक तीसरा फोर्स W नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर W का टार्क 0 हो जाएगा। इसका टार्क देखो, इसका टार्क जो आएगा वो क्लॉकवाइज और इसका जो टार्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। टार्क होता फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टी ए इंटू एक्स बराबर टी बी इंटू, ये अगर पूरा 2 है, ये अगर x है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स ये हमारा टार्क दोनों का आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टी ए की जगह पर टी बी बाई 2 कर दो, टी बी बाई 2 इंटू एक्स बराबर हो गया टी बी 2 माइनस एक्स, टी बी से टी बी कैंसिल हो गया, x बाई 2 प्लस एक्स, 3x बाई 2 बराबर 2 आया, तो x बराबर आ गया, x बराबर आ गया 4 बाई 3। x यानी कि स्टील से कितनी दूरी पे, 4 बाई 3 फ्रॉम स्टील, तो पहला आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है 32। ए स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप इन ए विस्कस लिक्विड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, व्हाट हैपेंड टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अगर किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी
लॉन्ग हम लोग इसके लिक्विड के अंदर डालें तो आपको मालूम है जब ये अंदर जाएगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट ऊपर की ओर और एक फोर्स यहाँ पर लगेगा विस्कस फोर्स। तो दो फोर्स ऊपर लगेंगे और इसका वेट नीचे की ओर लगेगा। तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, इसका वेट मान लो W है तो W माइनस अपथ्रस्ट प्लस एफ विस्कस फोर्स, है ना। तो मैं मालूम है जैसे जैसे नीचे जाओगे, नीचे जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ के वो वैल्यू क्या हो जाएगी, W के बराबर हो जाएगी। तो वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड आ जाती है। तो पहले क्या होता है, डिक्रीज होगा और डिक्रीज होके उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो पहले तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगेगा और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ बी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसका वेट इन दोनों के एप्थस प्लस विस्कस फोर्स दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो एफ नेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तब वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड, जिसको टर्मिनल स्पीड बोल देंगे, उससे चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैप्ट ऑफ ए वुड डेंसिटी ऑफ मास इतना दिया है, फ्लोट इन वाटर, हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक जस्ट सिंक। तो मास ऑफ वुड, हमको वुड के मास पे कितना एक्स्ट्रा मास रख दें, मास एक्स्ट्रा रख दें कि वो क्या हो जाए, वाटर के मास के बराबर हो जाए। अगर इतना होगा तो वो डूब जाएगा। तो अगर इन दोनों का मास वाटर के मास के बराबर हो जाए तो वुड डूब जाएगा। वुड का मास दिया है, वुड का मास 120 किलोग्राम। एक्स्ट्रा मास हमको निकालना है, कितना एक्स्ट्रा मास रखेंगे। मास ऑफ वुड निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे। 120 प्लस मास जो हमें एक्स्ट्रा पुट करना है, वॉल्यूम है वुड का, जो वॉल्यूम है वुड का वॉल्यूम कितना दिया है, डेंसिटी 6 दिया है और मास इतना दिया है। तो कैसे निकालेंगे भाई, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ वॉल्यूम, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी हमें वुड का रखना है, वॉल्यूम, हाँ ठीक है, वुड का देखो, वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड। मास ऑफ वुड है हमारा 120, डेंसिटी ऑफ ये हो गया 600, जीरो से कट गया 1/5, 0.2। तो ये आ गया हमारा 0.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10 का पावर 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 200। एम एक्स्ट्रा की वैल्यू कितना हमें एक्स्ट्रा लगाना है, तो 200 माइनस 120, ये वैल्यू आ जाएगा 80। तो 80 इसका राइट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तो फार्मूला सीधा आपको मालूम होना चाहिए कि यंग मॉडुलस की जो हमारे पास वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू, तो वर्क डन जो होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है। या इसी को अगर हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में निकालें, यानी कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है ना। इसी फार्मूले को हम लोग 1/2 स्ट्रेस के अगर हम लोग टर्म में लिखें तो ये फार्मूला हमारा y इंटू ए अपान एल इंटू एक्स का स्क्वायर या y का स्क्वायर हो जाता है। तो ये फार्मूला हमारा बनेगा, ठीक है। जहां पर y क्या है यंग मॉडुलस, a क्या है एरिया, l क्या है लेंथ। तो y जो है वो हमारा अमाउंट है, कितना इलोंगेटेड किया गया y। तो W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। तो W प्रोपोर्शनल टू y का स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। तो y का स्क्वायर यानी थर्ड ऑप्शन में है।
ए बर्ड raising on the floor of air tight box which is being carried by boy start flying, boy feel the box is, तो अगर जो बर्ड है वो बॉक्स में अगर उड़ेगा, अब चूंकि एयर टाइट है तो एयर बाहर नहीं जाएगा, तो उसको उतना ही वेट लगेगा जितना पहले था, ठीक है ना, तो यहां पर सेम वेट लगेगा। When water flow at a rate of q through a tube of radius r, तो आपने यहाँ पर एक पॉइजलीज लॉ पढ़ा होगा, जो Q होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो ये होता है पाई पी आर की पावर 4 अपान 8 ईटा इंटू एल, यानी कि जो हमारा रेट होता है Q प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस P है, रेडियस को डबल कर रहे हैं, फ्लो को आधा कर रहे हैं, तो Q की जगह Q/2 कर दो, ठीक है। पाई प्रेशर कितना कर दिया, प्रेशर निकालना है P डैश, रेडियस को क्या करना है 2R, तो 2R का पावर 4, ठीक, तो P डैश का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। बाकी सब कांस्टेंट है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट, ये सारा वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो P डैश इक्वल टू हमारा आया P डैश इक्वल टू, तो ये 2 का पावर 4 मतलब 16, तो ये आ जाएगा हमारा P/32। देखो ये 2R का पावर 4 16 हो गया, नीचे आ गया 2, तो 16 इंटू 2 32, तो P डैश का वैल्यू P/32 आएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, जो हमारा जो फोर्स होता है स्टोक्स लॉ में 6 पाई ईटा आर वी होता है। यहां पर आर को इन्होंने क्या बोला है ए, रेडियस को इन्होंने ए बोला है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 6 पाई ईटा ए वी। क्वेश्चन नंबर 38, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज 10 की पावर 6, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है। If the density of material is 3 into 10 की power, what should be the length of material so that it breaks by its own weight? तो जो फोर्स लगेगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होगा। ओन वेट बोला यानी F की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 10 की पावर 6, एरिया को हम लोग ए लिखेंगे, m को लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, m की जगह पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू 10 की पावर 6 इंटू ए, तो यहाँ पर वॉल्यूम को एरिया इंटू एल लिखेंगे इंटू डेंसिटी इंटू जी, बराबर हो गया 10 की पावर 6 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया। हमें लेंथ का वैल्यू निकालना है, एल इक्वल टू आ गया स्ट्रेस अपान, ये 10 की पावर 6 स्ट्रेस है ना, अपान डेंसिटी इंटू जी, स्ट्रेस का वैल्यू 10 की पावर 6, डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे, ये हो गया 10 की पावर 4, ये ऊपर गया बचा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33.3 आएगा। चलिए अगला, बल्क मॉडल्स ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एन ओपन वेसल containing water given to constant accretion in a horizontal direction, then the free surface of water gets slope with the horizontal at angle। अगर कोई ओपन वेसल है तो ओपन वेसल को अगर हम लोग, ये हम लोग न्यूटन लॉ मोशन में भी पढ़े हैं, अगर मान लो इसको हम लोग यहाँ पर ए एक्सेशन इधर दे रहे हैं, मान लो इसको हम लोग किसी कॉर्ड में रख दिया जिसका एक्सेशन क्या है ए हो, तो आपको मालूम है स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, जी हमारा नीचे लगेगा, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा कितना m इंटू ए के बराबर, इधर कितना लगेगा mg, तो जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा इस साइड में आएगा, यानी जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से वो थीटा एंगल बनेगा, तो tan थीटा इक्वल टू
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर में हो गया हमारा ma और बेस में हो गया mg। तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा ma, देख लो भाई ये हमारा एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर में ma हो गया, mg यहाँ पर m से m कट गया, a बाई जी यहाँ पर आंसर होगा। तो tan थीटा बराबर a बाई जी, तो थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्वेश्चन में ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, वाटर इज अलाउड टू कम आउट ऑफ ए होल p इन वन ऑफ द वॉल एट अ डेप्थ d। तो जो x होता है उसको हम लोग रेंज, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ें तो x इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। v की जगह पर हम लोग √2gh रखेंगे और h कौन सा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा, अगर ये h है तो ये वाला हो गया h माइनस डी। तो हम लोग फ्लोर से देखते हैं तो h की जगह h माइनस डी रखेंगे। जो टाइम होता है वो √2h बाई जी से निकाला जाता है। तो 2 और कौन सा हाइट यहाँ पर लेना है, ऊपर वाला हाइट, टाइम के लिए ऊपर वाला हाइट लेना है, यानी 2d बाई जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, √2 मिलके 2 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू h माइनस डी और बाहर भी कैपिटल डी होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो 2 को बाहर कर देंगे h माइनस डी इंटू डी, यानी कि ये आंसर होगा। 42. An engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves its velocity of 2 meter per second. Mass per unit length of water in pipe is 100 किलोग्राम पर। What is the power? Power को हम लोग बोलते हैं force into velocity, F डॉट v है ना। F यहाँ पर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पाइप से जो यहाँ पर मोमेंटम में चेंज आएगा वो हो जाएगा mv बाई टी और v में मिलके mv स्क्वायर बाई टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ है तो दोनों में ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को म्यू लिखेंगे और लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिखेंगे। तो ये v का पावर 3 हो जाएगा, जहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। इसको लिखेंगे, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, म्यू 100 किलोग्राम पर मीटर है, वेलोसिटी 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 800 यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43. 2 wire of same radius and length are subjected to same load. 1 wire of steel, another is the copper. Young modulus steel twice. Young modulus of steel क्वेश्चन में गिवन है, young modulus of steel equal to 2 times of young modulus of copper. Ratio of elastic energy per unit volume, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी को बोले तो ये होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस को देखें, सेम रेडियस लेंथ एंड इतना है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेस इक्वल टू होता है y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को यहाँ पर बदल दो, तो स्ट्रेन बराबर हो गया स्ट्रेस अपॉन y। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 स्ट्रेस का स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन y। तो हमारे पास जो फार्मूला बना 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। स्ट्रेस को हम लोग फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है हमारा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर लोड सेम है तो फोर्स सेम हो जाएगा, वायर ऑफ सेम रेडियस है तो एरिया भी सेम हो गया, यानी स्ट्रेस हमारा सेम है, स्ट्रेस सेम हो गया। तो यहां पर जो एनर्जी होगा, एनर्जी डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है किसका, रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर ऑफ स्टील
एनर्जी स्टोर ऑफ स्टील अपन एनर्जी स्टोर कॉपर बराबर यंग मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। यहां पर हमें वैल्यू दिया है स्टील का जो है वो 2 टाइम्स है, तो कॉपर को ऐसे रहने दो, स्टील वाला 2 इंटू कॉपर हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वाला कट गया 1/2, तो आंसर जो आएगा 43 में वो 1/2 यानी सेकंड ऑप्शन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर इन ए फ्लूइड। तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो अपथ्रस्ट पे होता है भाई, तो ग्रेविटी जो होगा वो किस पे असर डालेगा, आर्किमिडीज अपथ्रस्ट पे। Two spheres of same material but of radius r and 3 are allowed to fall vertically downward through a liquid, ratio of terminal velocity। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसका वैल्यू 2/9 g इंटू आर स्क्वायर डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 9 मीटर, ठीक है ना। यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में रेडियस एक का आर है दूसरे का 3r है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा b1/b2 इक्वल टू r अपॉन 3r का स्क्वायर, तो r से r कट गया 1/9, तो आंसर आएगा 1:9, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का 45 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाकर आएंगे तभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपका टेस्ट में दिया जा रहा है अच्छे से उसको एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए और सारे फार्मूले दिमाग में रख कर अगर आएंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ पर भी अच्छा होगा, नीट में भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।